हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। हम जो बात कर रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर की। और इस सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपसे कहा था कि सॉल्यूशन एक पदार्थों का मिश्रण होता है जिसमें दो अवयव होते हैं। एक को बताया था मैंने आपको विलय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम सोल्यूट, और एक को बताया था मैंने विलायक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सोलवेंट। और मैंने आपसे कहा था कि सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर बना समांगी मिश्रण, यानी सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है भाई? विलयन। ये बात मैंने आपसे कही थी। फिर मैंने आपको सोल्यूट यानी विलय के बारे में बताया था कि जिसकी मात्रा कम होगी और जो विलयन में अपनी भौतिक अवस्था को खो देगा उसे क्या बोला था हमने? विलय। मैंने विलय के बारे में कहा था कि जिसकी मात्रा ज्यादा होगी और जो विलयन में अपनी भौतिक अवस्था को बनाए रखेगा उसे बोला था अपने विलायक। मैंने आपसे यह भी कहा था कि जब विलय ने अपनी भौतिक अवस्था को विलयन में खो दिया तो बताओ भौतिक अवस्था बची किसकी? विलायक की, क्योंकि विलय और विलायक दोनों से मिलकर ही तो विलयन बनता है। जब विलय ने खुद की भौतिक अवस्था खो दी तो बताओ अब भौतिक अवस्था किसकी होगी? विलायक की। तो मैंने कहा था कि विलायक और विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है वो बिल्कुल क्या होती है? समान। ये बात मैंने आपसे कही थी। फिर मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि जब विलय और विलायक यानी विलय और विलायक से मिलकर बना पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है भाई? विलयन। यानी विलय और विलायक से मिलकर बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है भाई? विलयन कहलाता है। मैंने आपको समांगी मिश्रण के बारे में बताया था कि जिसके अंदर पूरा कंपोजिशन एक जैसा होगा, यानी आप कहीं से भी देखो आपको बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। और उसका मैंने आपसे दूसरा एग्जाम्पल ये बताया था कि समांगी मिश्रण वह होगा जिसमें विलय और विलायक के बीच की जो सीमा है आपको दिखाई नहीं देगी। यानी अगर आपने किसी में विलय मिला दिया और उसके अंदर कोई विलायक है तो आप ये देखकर ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर विलय कहाँ पर है, विलायक कहाँ पर है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा था कि वह मिश्रण जिसमें विलय और विलायक के बीच की जो सीमा है वो आपको दृष्टिगोचर नहीं होती, यानी आपको दिखाई नहीं देती, उसे बोला था हमने समांगी मिश्रण। मैंने आपको विषमांगी मिश्रण के बारे में बताया था कि जिसमें विलय और विलायक के बीच की जो सीमा है अगर आपको दिखाई दे जाए उसे बोला था हमने विषमांगी मिश्रण, या इंग्लिश में जिसे बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। ये बात मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली थी। फिर मैंने आपको समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल बताया था। एग्जाम्पल ले लिया था अपन ने NaCl इन्वर्टर, या अपन चीनी को ले लिया था पानी में अपन ने। मैंने आपको विषमांगी मिश्रण के बारे में बताया था, जैसे मिट्टी ले लिया आपने पानी में। छाछ भी विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। बताए थे मैंने आपको एग्जाम्पल, काफ़ी एग्जाम्पल बताए थे आपको। तो ये बात मैंने आपसे कर ली थी। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप मिश्रण की बात कर रहे हो तो मिश्रण ये थोड़ी कि हमेशा दो का ही होगा, वो दो से ज़्यादा का भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर मिश्रण में आप अवयव ज़्यादा मिला रहे हो तो शायद आप सोल्यूट को बढ़ा रहे हो, सोलवेंट चयन नहीं होगा। यानी सोलवेंट की मात्रा तो फिक्स होगी, आप किसको बढ़ाओगे? सोल्यूट को। फिर उस आधार पर हमने कहा था कि अगर आपके विलयन में एक ही सोल्यूट और एक ही सोलवेंट है उसे बोला था अपन ने बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोला था उसे हमने बोला था बाइनरी सॉल्यूशन। उसे क्या बोला था हमने? बाइनरी सॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे हम? द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन। ये बात मैंने आपसे कही थी कि अगर आपके विलयन में केवल दो ही कंपोनेंट हो, यानी एक तो सोल्यूट हो और एक सोलवेंट हो, यानी एक तो विलय हो एक विलायक हो, उसे बोलते हो आप बाइनरी, या हिंदी में बोलते हैं द्विअंगी विलयन। अगर मान लो आपके पास सोल्यूट यानी विलय तो दो हो जाए और आपके पास विलायक एक हो, उसे हम त्रिअंगी विलयन बोलते हैं। इसी प्रकार चतुरंगी, ऐसे बढ़ता जाएगा। हमें उनसे कोई डिस्कस नहीं करना। मैं तो आपको एक बात ये बताना चाहता हूं, अगर आपके विलयन में केवल एक ही सोल्यूट हो और एक ही सोलवेंट हो तो उससे मिलकर जो बनता है विलयन उसे बोलते हो द्विअंगी, या इंग्लिश में बोलते हैं हम बाइनरी सॉल्यूशन। ये बात होती है। और हमको हमारे पूरे चैप्टर में जिस सॉल्यूशन की बात करनी है वो सॉल्यूशन ही कौन सा है भाई? बाइनरी सॉल्यूशन। तो मान लो आपसे कोई पूछे बताओ द्विअंगी विलयन क्या है, तो आप कहोगे वह विलयन जिसमें एक ही प्रकार का तो विलय और एक ही प्रकार का विलायक उपस्थित होता है, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम द्विअंगी, या इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। परिभाषा समझ में आ गई? विलयन की परिभाषा तो क्या थी? विलय और विलायक से मिलकर बना समांगी मिश्रण विलायक क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विलय क्या होता है? जिसकी मात्रा कम होती है और जो विलयन में अपनी भौतिक अवस्था को खो देता है। विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा अधिक होती है और जो विलयन में अपनी भौतिक अवस्था को बनाए रखता है। बताया था आपको। फिर बताया द्विअंगी विलयन क्या होता है? वह विलयन, है तो विलयन ना, तो आप क्या बोलोगे? वह विलयन जिसमें केवल एक ही प्रकार का विलय
और एक ही प्रकार का विलायक उपस्थित होता है उसे बोलते हम बाइनरी सॉल्यूशन या उसे बोलते हम द्विअंगी विलयन। बात समझ में आ गई। अब चलो, अब हमको ये देखना है कि जो बाइनरी सॉल्यूशन है यानी जो द्विअंगी विलयन है वो कितने प्रकार के होते हैं, ये डिस्कस करना है हमको। अब सुनो आप, मैंने आपसे जब शुरू में जब सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपसे कहा था कि आप ये ना समझे कि हमेशा पानी ही विलयन होगा। मैंने आपसे कहा है ठोस भी विलयन होता है, द्रव तो विलयन होता ही होता है, और गैस भी एक विलयन होता है। यानी आपका विलयन 3 प्रकार का होगा मेजर रूप से। सोचो आप किस प्रकार आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि आपका जो विलायक है, सोचना आप, फिर मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा आपको। आपका जो विलायक है वो ठोस भी हो सकता है, वो द्रव भी हो सकता है, और वो गैस भी हो सकता है। ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। अब भाई आपका जब विलायक ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, तो बताओ विलय भी बताओ 3 प्रकार के होंगे कि नहीं होंगे? भाई विलय भी, भाई आपका जब विलायक ही ठोस है, विलायक ही आपका द्रव भी हो सकता है, और विलायक ही आपका गैस हो सकता है, तो बताओ आपके विलय भी तो 3 प्रकार के होंगे, ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं। तो मैं कहूंगा अगर मान लो आपके पास विलायक ठोस है तो आपके पास विलय 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। बताओ आप सॉलिड को ठोस में मिला सकते हो, लिक्विड को ठोस में मिलाओगे, और गैस को ठोस में मिलाओगे। भाई आपके पास, आप इस प्रकार समझना, आपके पास विलायक ठोस है, अभी मान लो आप, फिर मैं एग्जांपल समझा दूंगा आपको। आपके पास विलायक ठोस है, अब आपके पास विलय भी तो 3 होंगे, वो ठोस भी हो सकता है, वो द्रव भी हो सकता है, और वो गैस भी हो सकता है। तो बताओ एक के कितने विलयन बनेंगे? सॉलिड का सॉलिड के साथ, लिक्विड का सॉलिड के साथ, और गैस का सॉलिड के साथ। यानी आप एक बार तो विलय लोगे ठोस, एक बार विलय लोगे आप द्रव, और एक बार विलय लोगे आप गैस, और विलायक आप हमेशा क्या लोगे पहले राउंड में? ठोस। बताओ 3 तरह के विलयन बनेंगे नहीं बनेंगे? फिर आपका क्या होगा दूसरी बार? भाई विलय तो सॉलिड लिक्विड गैस होगा, लेकिन अब सॉलिड किस में मिलाओगे आप? लिक्विड में। फिर लिक्विड किस में मिलाओगे? लिक्विड में। और फिर वापस गैस किस में मिलाओगे? लिक्विड में। मैं कहूंगा 3 यहां से, 3 यहां से, और 3 यहां से। बताओ टोटल 9 सॉल्यूशन तैयार होंगे कि नहीं होंगे? बात समझ में आ रही है? वापिस समझो आप बात को। भाई हमने कहा कि आपका जो बाइनरी सॉल्यूशन था उसमें एक ही प्रकार का सॉल्यूट और एक ही प्रकार का सॉल्वेंट होता है। क्लियर है बात? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका जो सॉल्वेंट है यानी आपका जो विलायक है वो 3 प्रकार का हो सकता है। वो ठोस भी हो सकता है, वो द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। तो आपका विलय भी तो 3 प्रकार का होगा भाई, वो ठोस भी हो सकता है, वो द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। तो सोचो आपके पास एक ठोस का पात्र है, वो विलायक है, तो एक बार तो क्या मिला दोगे आप उसमें? सॉलिड। एक बार क्या मिला दोगे उसमें आप? लिक्विड। एक बार क्या मिला दोगे उसके अंदर? गैस। बताओ 3 प्रकार के विलयन तैयार होंगे ही नहीं होंगे? कब? जब आपने सॉल्वेंट क्या लिया था? ठोस। फिर आप क्या किया? अब आपने जो सॉल्वेंट लिया वो द्रव ले लिया। अब फिर क्या करोगे? एक बार अब उसमें सॉलिड मिलाओगे, एक बार लिक्विड मिलाओगे, एक बार गैस मिलाओगे। बताओ 3 विलयन तो पहले तैयार हो गए, और 3 विलयन अब तैयार होंगे। फिर क्या लोगे आप? सॉल्वेंट, गैस। तो अब गैस में पहले क्या मिलाओगे? सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो बताओ टोटल 9 सॉल्यूशन तैयार होंगे कि नहीं होंगे? तो मैं कहूंगा आपके पास जो बाइनरी सॉल्यूशन है वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं भाई? आपके पास जो बाइनरी सॉल्यूशन है वो टोटल कितने प्रकार के होंगे भाई? 9 प्रकार के। ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 9 टाइप्स। 9 टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। यानी आपके पास जो द्विअंगी विलयन है वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। और पता लग गया आपको 9 प्रकार कौन कौन से होंगे? हर प्रकार में विलायक चेंज होगा और विलय चेंज होगा। अब मैं एक टेबल बना रहा हूं, उस टेबल के द्वारा आपको 9 के 9 विलयन बताऊंगा और उनके एग्जाम्पल बताऊंगा कि इस विलयन का एग्जाम्पल ये होता है और इस विलयन का एग्जाम्पल ये होता है। लेकिन आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी कि द्विअंगी विलयन क्या होता है और हमने 9 प्रकार के सॉल्यूशन किस प्रकार बनाए। भाई हमारे पास विलायक 3 प्रकार के हैं तो विलय भी 3 प्रकार के होंगे। तो पता है आपको जब विलय 3 प्रकार के होंगे और विलायक 3 प्रकार के होंगे तो बताओ टोटल 9 सॉल्यूशन बनने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? जानते हो मैथमेटिक्स वाले इतना तो। अब देखो भाई इधर तो लेता हूं मैं सोल्यूट, जानते हो सोल्यूट को बोलते हैं हिंदी में अपन विलय। इधर ले लेता हूं मैं सोलवेंट, इसको क्या बोलते हैं? विलायक। और इधर ले लेंगे उसका एग्जाम्पल। क्लियर है? देखो भाई पहला मैं सोल्यूट क्या ले लेता हूं? ठोस ही ले लूं, पहले द्रव ले लूं। पहला विलायक क्या ले लिया मैंने? द्रव। फिर ले लिया द्रव, फिर ले लिया द्रव, क्योंकि हमको पता है हमारे पास 3 प्रकार के विलयन बनेंगे द्रव से।
पहला क्या करोगे, द्रव में आप क्या मिला दोगे, ठोस, यानी आपका जब विलय तो ठोस हो और विलायक क्या हो, द्रव। फिर आप क्या मिलाओगे, द्रव, कि आपका विलय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो। और फिर क्या ले लोगे आप, गैस, कि आपका विलय तो हो गैस और विलायक क्या हो आपका, द्रव। भाई 3 पॉसिबिलिटी बनेगी ना। अगर आपके पास एक गिलास है, उस गिलास में आपने लिक्विड ले लिया, सोलवेंट, तो अब आप ऊपर से क्या क्या मिला सकते हो, या तो उसमें ठोस सॉलिड डाल सकते हो, या उसमें आप लिक्विड डाल सकते हो, या उसमें आप गैस डाल सकते हो। बताओ 3 तरह के विलयन बनेंगे, नहीं बनेंगे? और हर सॉल्वेंट से 3 बनेंगे। टोटल सॉल्वेंट हमारे पास 3 होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। द्रव से भी 3, ठोस से भी 3 और गैस से भी 3। बताओ 9 सॉल्यूशन तैयार होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अब देखो एग्जांपल। अब आप कहोगे सर ये क्या है, कि हमने सॉल्वेंट तो ले लिया द्रव और उसमें मिला दिया ठोस। खूब पढ़ा है एग्जांपल आपने, NaCl प्लस वाटर। जानते हो आप NaCl किस अवस्था में होता है भाई, सॉलिड अवस्था में, और ये किस में होता है भाई, सॉल्वेंट है कि नहीं? ये तो एग्जांपल कर लिया ही था मैंने आपको, कि वाटर तो अपने पास द्रव है, विलायक का काम करता है। आपने देखा होगा, अगर आपने गिलास लिया है, उस गिलास में आपने पानी डाला और उसी गिलास में आपने नमक डाल दिया, तो बताओ नमक घुलेगा नहीं घुलेगा? तो आपके जो विलयन है, बताओ लिक्विड रहेगा कि ठोस रहेगा? लिक्विड रहेगा। मैंने कहा था ना कि विलायक की भौतिक अवस्था मेंटेन रहती है। तो जब आपका विलायक ही द्रव था, तो आपका विलयन भी किस अवस्था में होगा, द्रवित अवस्था में होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैंने कहा था कि विलय तो अपनी भौतिक अवस्था को खो देते हैं और विलायक अपनी भौतिक अवस्था को विलयन में बनाए रखते हैं। पता लग गया ना एग्जाम्पल, कि ये तो आपका विलय है और ये आपका विलायक है, ये ठोस अवस्था में है और ये लिक्विड अवस्था में। बताओ एग्जाम्पल होगा कि नहीं होगा? अब आप क्या लोगे, लिक्विड, यानी लिक्विड के रूप में क्या ले लूं मैं, वाटर। अब आपको जो विलय मिलाना है वो भी क्या मिलाना है आपको, द्रव। खूब पॉपुलर एग्जांपल जानते हो इसका, तो आप अल्कोहल जानते हो ना भाई। जो शराब जो होती है उसमें क्या करते हैं, शराब को मिलाया आपने पानी में, तो पानी तो आपका सोलवेंट है, विलायक है पानी, तो आप जानते हो पानी तो विलायक का ही काम करता है। और आपने उसमें अल्कोहल मिला दी। अल्कोहल भी बताओ द्रवित अवस्था में होती कि नहीं होती? तो आपने जो मिलाया वो द्रव था और वो किसका काम करता है, सोल्यूट का। आपने जो रखा था सोलवेंट वो भी द्रव था। बताओ द्रव का द्रव के साथ विलयन बना कि नहीं बना? बताओ एग्जाम्पल होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब आपको ली गैस, किसमें, द्रव में। ये आपने खूब पिया है, सोडा वाटर, सोडा वाटर में CO2। आपने देखा होगा, आपकी जो पेप्सी होती है आपकी जो पेप्सी होती है, उसका जैसे आप ढक्कन ऑफ करते हो, उसके अंदर गैस रिमूव होती कि नहीं होती? यानी आपके लिक्विड के अंदर गैस डाली हुई है, तभी तो गैस बाहर निकल रही है। तो मैं कहूँगा गैस किस में मिली हुई है भाई, द्रव में। बताओ एग्जाम्पल होगी कि नहीं होगी? क्लियर है आपको ये बात, कि अगर आपके पास विलायक द्रव है तो विलय आपके पास 3 प्रकार के होंगे, ठोस, द्रव और गैस। तो एक बार आप ठोस को द्रव में मिला दोगे, एग्जाम्पल NaCl वाटर, या आप इसका एग्जाम्पल ये भी ले सकते हो, शुगर प्लस वाटर, यानी चीनी को मिला दो आप पानी में, हो सकता है एग्जाम्पल। दूसरा क्या लोगे, कि विलय तो ले लो आप द्रव, और विलायक क्या ले लो आप, विलायक तो द्रव ले लेना हमको। तो एग्जाम्पल क्या होगा, अल्कोहल प्लस वाटर। खूब यूज लेते हो आप इस चीज को। अब आप क्या लोगे, विलय तो आप लोगे गैस और विलायक क्या लोगे आप, द्रव। एग्जाम्पल होगा सोडा वाटर में CO2। आपने देखा हो पेप्सी के अंदर CO2 भरी होती है, CO2 गैस होती है और वो अपने पास लिक्विड होता ही नहीं होता। तो बताओ गैस द्रव में मिली हुई कि नहीं मिली हुई? ये थोड़ी कि आपने जब सोडा वाटर देखा हो तो उसमें गैस ही गैस दिख रही हो आपको। भाई आप पीते हो तो लिक्विड ही तो होता है, और उसमें कौन सी गैस मिली हुई होती है, CO2। तो मैं कहूँगा CO2 की तो मात्रा कम है और लिक्विड की मात्रा ज़्यादा है। तो जिसकी मात्रा कम होती है, इसकी मात्रा कम है, बताओ विलय होगी कि नहीं होगी? और वाटर की मात्रा ज़्यादा है, बताओ विलायक होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा था जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होती है, क्या होता है, वो विलय होता है। यहाँ भी देखो ना, NaCl की मात्रा आपने कम ली थी और वाटर की मात्रा आपने ज़्यादा ली थी, तो इसकी मात्रा ज़्यादा तो ये विलायक हुआ, इसकी मात्रा कम तो ये विलय हुआ। आप जानते हो नमक ठोस अवस्था में होता है और पानी द्रवित अवस्था में होता है, तो ठोस और द्रव का मिश्रण कहलाएगा नहीं कहलाएगा? इधर आ जाओ। आपने देखा है अल्कोहल लिक्विड होती है, वाटर तो आपका लिक्विड होता ही नहीं होता। तो आपने देखा है जब शराब मैं ये नहीं कह रहा आप पीते हो, शराब वाले जब शराब का पैक बनाते हैं तो पानी तो लेंगे ज़्यादा और उसमें जो शराब है वो कम डालते हैं। मतलब जिसकी मात्रा कम होगी वो अपने पास क्या होगा, विलय होगा, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक होगा। और दोनों ही लिक्विड में है, इसलिए द्रव का द्रव के साथ विलयन होगा कि नहीं होगा? अब आ जाओ सोडा वाटर में CO2। जैसे आपने पेप्सी पी होगी, वो लिक्विड ही होती है, ये थोड़ी उसमें गैस ही गैस होती है। गैस तो कम मात्रा में होती है ना भाई, जैसे आपने ढक्कन ओपन किया गैस बाहर निकल जाती है, तो CO2 कम मात्रा में थी, बाहर निकल गई, तो कम मात्रा में है तो क्या होगा, विलय होगा। किस अवस्था में है, गैस अवस्था में। और वाटर आपका रहता है लिक्विड अवस्था में, बताओ गैस का द्रव में विलयन होगा कि नहीं होगा?
तो ये 3 प्रकार के विलयन है। कौन से साथ? द्रव के साथ। और यही विलयन हमको पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं भाई, ये वाले। लेकिन मैं औरों की चर्चा करूंगा। ये 3 तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब सुनो आगे वाली बात। ये 3 तो क्लियर है। अब मेरे को चेंज क्या करना है? विलाय तो चेंज करना है। अब ले लेता हूं मैं क्या? गैस। कि अब विलाय क्या ले लिया हमने? गैस ले लिया। जैसे आप विलाय गैस लोगे तो आपके पास क्या होगा? आपके पास एक कंपोनेंट था, उसमें आपने गैस ले ली। एक बार तो उसमें आप सॉलिड मिला दोगे, एक बार उसमें आप लिक्विड मिला दोगे, और एक बार क्या मिला दोगे उसके अंदर? आप गैस। तो देखो आप गैस के अंदर सॉलिड किस प्रकार होता है? एग्जांपल धूल के कण। जानते हो ना धूल के कण? अपन जो जाते हैं तो वहां पे जो क्या होता है? गैस ही तो होती है, एयर होता है। एयर के अंदर अपने पास मैं कहूँगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन विद्यमान है। उसके अंदर जो धूल के जो पार्टिकल है, बताओ सॉलिड स्टेट के अंदर है कि नहीं? बताओ एग्जांपल होगा कि नहीं होगा? भाई अपन जानते हैं कि अपने पर्यावरण के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस होती है। तो उसके अंदर मान लो अगर धूल के कण घूम रहे हैं तो धूल के पार्टिकल सॉलिड स्टेट में होंगे, और गैस तो गैस होती है। बताओ एग्जाम्पल कहलाएगी नहीं कहलाएगी? कहलाएगी। अब द्रव कोलर गैस में कोहरा आपका बेस्ट एग्जाम्पल तो कोहरा ही है। कोहरा जानते हो ना, धुंध, जो जिसको आप धुंध बोलते हो, उसमें क्या होता है? गैस तो होती है, और आप देखा वो पानी की बारीक बारीक बूंदी आ जाती है, तो लिक्विड स्टेट में है कि नहीं? और गैस तो आपके पास चारों ओर है ही। पता एग्जाम्पल होगा कि नहीं होगा? और गैस में गैस का एग्जाम्पल कोई सा ले लो आप, H2+N2, H2+O2, ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है। तो बताओ गैसों के साथ मिक्सचर आएगा नहीं आएगा? बताओ विलयन बनेगा नहीं बनेगा? सिंपल बात है कि अगर आपने पास विलय का आपके पास गैस है तो विलय आपके पास 3 प्रकार होंगे, ठोस, द्रव और गैस। तो धूल के कण क्या होते हैं? ठोस होते हैं, और गैस आपके चारों ओर होती है। तो ठोस का गैस में मिश्रण कहलाएगा नहीं कहलाएगा? कोहरे में क्या होता है? पानी की बूंदें होती है, लिक्विड स्टेट में होगा। बताओ गैस द्रव का गैस साथ होगा कि नहीं होगा? और गैस का गैस साथ जानते हो आप, H2N2, यानी कोई भी 2 गैसों को मिला दो आप, गैसों का गैसों में विलयन बन जाएगा। सिंपल बात है, कोई स्पेशल बात इसमें है नहीं। लास्ट ले लेते हैं अपन। इसमें प्रॉब्लम आती है कि सर ये ठोसों का विलयन किस प्रकार बनता है? देखो आप, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये सर ठोसों का विलयन किस प्रकार बनता है? देखो आप, और खूब आपने यूज भी लिया होगा। ठोस का ठोस के साथ। आप कहोगे सर इसको कैसे मिलाओगे? आपने गैस को तो मिला लिया, आपने लिक्विड को मिला लिया, अब ये कैसे मिलते हैं? तो खूब एग्जांपल है इसका। आपने पीतल के बर्तन तो देखे होंगे। पीतल का बर्तन हुआ, कांसे का बर्तन हुआ, जानते हो ना कांसा? पीतल किसे बनता है? Cu+Zn। कांसा किसे बनता है? Cu+Sn। कॉपर और टिन से तो बनता है कांसा, और कॉपर और जिंक से क्या बनता है अपने पास? पीतल। आपने पीतल का बर्तन जो देखा है वो ठोस का ठोस के साथ विलयन है। उसमें जिंक धातु होती है और साथ में कॉपर धातु होती है। दोनों धातुओं को मिलाकर क्या बनाया जाता है भाई? पीतल। कांसे में क्या होता है? एक तो कॉपर होता है और एक टिन होता है। दोनों धातुओं को मिलकर क्या बनाया जाता है भाई? कांसा। आप जानते हो धातुएं ठोस अवस्था में होती कि नहीं होती? तो मैं ये भी ठोस है और ये भी ठोस है। बताओ ठोस का ठोस के साथ विलयन कहलाएगा नहीं कहलाएगा? कहलाएगा नहीं कहलाएगा? क्योंकि पीतल कॉपर जिंक से बनता है, कांसा कॉपर और टिन से बनता है। दोनों ही धातुएं ठोस अवस्था में होती है, इसलिए बताओ ठोसों का ठोसों के साथ विलयन कहलाएगा नहीं कहलाएगा? आ जाओ द्रव ठोस में। खूब आम जाना है, 11 में पढ़ा होगा आपने, NaHg, ZnHg। आपने पढ़ा है मरकरी किस अवस्था में होती है भाई? द्रवित अवस्था में। और आप जानते हो धातु किस में होती है? सोडियम हो चाहे जिंक हो, ठोस अवस्था में। इसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? जब भी मरकरी के साथ कोई धातु होती है तो उसके नाम के अंत में लगाते हैं हम अमलगम। क्या लगाते हैं भाई? अमलगम। इसको क्या बोलते हैं हम? सोडियम अमलगम। इसे क्या बोलते हैं? जिंक अमलगम। क्योंकि आपको पता है धातुओं में केवल मरकरी ही ऐसी धातु है जो द्रवित अवस्था में पाई जाती है। और किसके साथ होती है वो? सोडियम के साथ। तो सोडियम तो ठोस है और मरकरी द्रव है। मतलब द्रव का ठोस के साथ मिक्सचर कहलाएगा नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। और मैंने बताया आपको, जब भी कोई भी धातु मरकरी के साथ होती है तो उसके नाम के अंत में क्या लगाया जाता है भाई? अमलगम। अगर सोडियम का है तो सोडियम अमलगम, अगर जिंक का है तो जिंक अमलगम। और ये आपने यूज भी लिया होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा क्लीमेंसन अपचयन। उस अपचयन में यूज होता है ये सोडियम अमलगम, खूब यूज लेते हैं। और वो आपके 12वीं में भी आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। लास्ट है गैसों का ठोसों के साथ। एग्जाम्पल खूब है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में एक अभिक्रिया चलती है साबाते सेंड्रेंस। पढ़ी हो तो कभी आपने? एक ऑर्गेनिक में अभिक्रिया चलती है साबाते सेंडेरेंस। यह अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में क्या लेते हैं? H2 गैस लेते हैं। किस धातु पर? Ni, Pd, Pt, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम। इन धातु पर
हाइड्रोजन जो गैस है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी इसकी सतह पर आकर बैठ जाती है और अपचयन कराने में काम करती हो, उस अभिक्रिया को बोलते हैं अपन साबाते सेंडेनेंस। तो देखो ये गैस है और ये धातु ठोस अवस्था में है, तो बताओ गैसों का ठोसों के साथ मिश्रण होगा कि नहीं होगा, कहलाएगा विलयन। खूब यूज लेते हैं। इस प्रकार होते हैं टोटल 9 प्रकार के विलयन। आप देख लो इसको ध्यान से, टोटल कितने प्रकार के विलयन हो गए? 9 प्रकार के। वापस मैं रिवाइज करवा देता हूं। आपके पास विलायक 3 प्रकार के हैं और विलय भी आपके पास 3 प्रकार के हैं। टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे अपने पास 9। पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा? अगर आपने विलायक द्रव ले लिया तो आप क्या करोगे? एक बार उसमें सॉलिड मिलाओगे, यानी सॉलिड को मिलाओगे आप लिक्विड में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? NaCl वाटर या शुगर प्लस वाटर। फिर आप लोगे लिक्विड के साथ लिक्विड, एग्जाम्पल अल्कोहल प्लस वाटर। फिर आप लोगे गैस के साथ लिक्विड, एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, सोडा वाटर जो आप यूज लेते हो मैक्सिमम वही होती है एग्जाम्पल। फिर दूसरा अपने पास एग्जाम्पल था कि अगर हम सोलवेंट गैस ले लें तो गैस में ठोस क्या होगा भाई? धूल के कण। क्या आपके चारों ओर पर्यावरण के अंदर गैस है, उसमें जो धूल के कण है बताओ सॉलिड स्टेट के अंदर है कि नहीं? तो बताओ ठोसों का गैसों में मिश्रण कहलाएगा नहीं कहलाएगा? तो भाई पर्यावरण में गैस तो ज्यादा है ना, धूल के कण तो कम ही है, तो जिसकी मात्रा कम होगी वो विलय होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी विलायक होगा। तो धूल के कण कहलाएंगे विलय और जो अपने पास जो एयर है वो क्या कहलाएगी? विलायक। दूसरा बताया आपको द्रव का गैस में, इसका एग्जाम्पल क्या होगा अपना? क्या होगा एग्जाम्पल? कोहरा। क्या आपके पास चारों ओर है, उसमें छोटी छोटी बताओ बूंदे होती नहीं होती कोहरे की, तो कम मात्रा में तो होती है, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलय होगा। मतलब जो लिक्विड है वो अपने पास सोल्यूट है और जो गैस है वो अपने पास सोलवेंट है। फिर मैंने गैस का गैस के साथ बताया, कोई सिर्फ 2 गैस मिला दो आप, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, जो भी 2 गैसें हैं उनको आप मिक्सर कर लो, वो गैसों का गैसों के साथ मिश्रण मिल जाएगा। फिर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बात थी कि ठोसों का ठोसों के साथ मिश्रण कैसा होता है कि आपने कोई पीतल की धातु ली, तो पीतल धातु किससे बनती है? कॉपर और ज़ेडन से। कहाँ से किससे बनता है? कॉपर और टिन से। तो ये धातु भी ठोस अवस्था में और ये धातु भी ठोस अवस्था में। बताओ ठोसों का ठोसों के साथ मिश्रण कहलाएगा नहीं कहलाएगा? द्रव का ठोस में एग्जाम्पल लिया सोडियम अमलगम या जिंक अमलगम, क्योंकि आप जानते हो मरकरी किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में, और धातु होती है ठोस अवस्था में। बताओ द्रव का ठोस के साथ मिश्रण कहलाएगा नहीं कहलाएगा? और मैंने बताया आपको कि जब भी कोई धातु मरकरी के साथ आती है तो उसके नाम के अंत में क्या लगाया जाता है भाई? अमलगम। तो नाम क्या हो जाएगा? सोडियम अमलगम, इसका नाम जिंक अमलगम। फिर बताया मैंने गैस का ठोस के साथ, एग्जाम्पल बताया मैंने ये कि हाइड्रोजन गैस किसके साथ? NiPdPt। और ये तीनों धातु किस अवस्था में होती है भाई? ठोस अवस्था में। और ये काम करती है उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण का, मैं कहूंगा आएगा ये इसमें काम करती है उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। अपचयन करती, कहने मतलब ये क्या करती है? अपचयन। 11 में पढ़ाओ तो कभी आपने, एक अभिक्रिया चलती है साबाते सेंडेरेंस, उस अभिक्रिया में इसका उपयोग होता है। इस प्रकार होते हैं टोटल 9 प्रकार के बाइनरी सॉल्यूशन, यानी द्विअंगी विलयन। कुल कितने प्रकार के होते हैं? 9। और हमको इनको चर्चा नहीं करनी, हमको केवल चर्चा करनी है कि जहां पर क्या सोलवेंट और सोल्यूट, यानी सोलवेंट क्या होगा वहां पे? लिक्विड। यानी जो मैंने फर्स्ट वाला बताया था आपको कि ठोसों का द्रव में, द्रव का द्रव में और गैसों का द्रव में, उन तीनों विलयनों के बारे में चर्चा करनी है। बाकी ना तो हमको इससे कोई मतलब है ना हमको गैसों वाले से कोई मतलब है। अपने सिलेबस में कौन सा है? ठोसों का द्रव में विलयन, द्रवों का द्रव में विलयन और गैसों का द्रव में विलयन। क्लियर है? तो इस प्रकार द्विअंगी विलयन को कुल 9 भागों में बांटा गया है। अब ये तो आपका हो गया सिलेबस की बात। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एडवांस का होगा। उस लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है? इनकी थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़नी है? इनकी थर्मोडायनेमिक्स। जानते हो थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? ऊष्मा गतिकी, कि जिसमें एक ऊष्मा का स्थानांतरण दूसरी ऊष्मा में कर देते हैं, उसे बोलते हैं ऊष्मा गतिकी। तो मैं आपको एडवांस का टॉपिक समझाऊंगा कि जब आप एक सोल्यूट को जब सोलवेंट में मिलाते हो तो उसकी थर्मोडायनेमिक्स में क्या चेंज होता है, यानी उसमें कौन सी ऊष्मा गतिकी लगेगी। और वो क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये तो सबको ही पता रहता है, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। तो वो डिस्कस करूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए सॉल्यूशन।